जब स्वस्थ शरीर की बात आती है या एक संतुलित व्यक्तित्व की बात आती है, परफेक्ट पर्सनैलिटी जिसको हम कहते हैं, यानी डील डॉल व्यक्ति का कैसा होना चाहिए। पर्सनैलिटी वैसे बड़ा शब्द है। पर्सनैलिटी का मतलब जो कुछ भी आपका व्यक्तिगत चरित्र है वो आपका पर्सनैलिटी है, यानी पर्सनल जो कुछ आपका है वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो हमारे व्यक्तित्व में जो चीज़ें शामिल हैं, हमारे ज्ञान का स्तर है, हमारी सोच का स्तर है, हमारा सामाजिक स्तर है, हमारा आर्थिक स्तर है, हमारे स्वास्थ्य का स्तर है, हमारे शरीर के विन्यास का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का स्तर है, ये सब पर्सनालिटी में आते हैं। तो जब हम अच्छी पर्सनालिटी की बात कहते हैं शरीर के स्तर पर ही, क्योंकि ज़्यादातर तो जिज्ञासा शरीर के बारे में लोगों की रहती है। अगर हम शरीर से अलग कुछ बताने की कोशिश भी करें तो बहुत से भाइयों की जिज्ञासा रहती है कि आप तो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर रहे हैं, आप योग में ऐसे निष्णात रहे हैं, तो आप उनके बारे में बताइए। ठीक है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आधार भी ये है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसको हम नकार तो सकते नहीं हैं। तो इसलिए जब पर्सनैलिटी की बात आती है तो उसका एक व्यक्तित्व का पहचान बताई गई। जो परफेक्ट पर्सनैलिटी कभी महाराणा प्रताप की थी, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कंबुग्रीव, यानी एक युवक की, एक बहादुर की, योद्धा की, एक सुंदर सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी की जो पर्सनैलिटी है उसमें कंबुग्रीव, यानी उसका जो गर्दन है वो शंख जैसी होनी चाहिए, भरी हुई गर्दन। बलिवर्द स्कंध, उनके जो स्कंध हैं, कंधे, वो सांड जैसे मजबूत होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हड्डी लटकी हुई है, पता चल रहा है यहाँ जुड़ करके बाजू लटका हुआ है, उसमें कहीं मांसपेशी नहीं है, कहीं उसके अंदर ताकत नहीं दिखाई देती, जीवनी शक्ति नहीं दिखा देती, केवल एक ढांचा है। नहीं, बलिवर्द स्कंद, कंधे जो हैं सांड जैसे। पीन वक्षः, यानी जो सीना है वो मांसल होना चाहिए, भरा हुआ सीना होना चाहिए। क्षीण कटी, उसकी जो कमर है वो पतली होनी चाहिए। यानी सिद्धांत है कि गुरुदेव पूज्य पिताजी बताया करते थे कि जो सीना है और पेट है, कमर, उसमें 10 इंच का अंतर होना चाहिए कम से कम। यानी सीना अगर आपका 40 इंच का है तो आपकी कमर 30 इंच की हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो उल्टे से भी ज़्यादा हो रहा है। फिर गुरु नितिम्ब, यानी नितिम्ब जो है मांसल होने चाहिए, हिप पार्ट जो है वो भारी होना चाहिए थोड़ा, जिस पे कम से कम कपड़ा पहना हुआ टिके तो सही। और आजानुबाहु, बाजू कैसे होने चाहिए? आजानुबाहु, यानी जंग अपने घुटने तक लंबे हाथ होने चाहिए। तो ये व्यक्तित्व, और ऐसे व्यक्तित्व बनने में फिर अलग अलग अंगों की अपनी खूबसूरती है और अपनी ताकत है। आज जिन अंगों का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो अंग तो हैं क्योंकि अभी ह्यूमन बॉडी के वो हिस्से हैं, लेकिन धीरे धीरे डिटोरिएशन होते हुए जब उनका उपयोग ख़त्म हो जाता है तो उनका अस्तित्व भी ख़त्म हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि पूंछ जो है अब आदमी की नहीं रही। कभी के ज़माने में, पता नहीं, मैं इसके बारे में आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो जब हनुमान जी की और वानर जाति की भी पूंछ की बात आती है तो मेरे जो अंतर मन में व्याख्या आती है वो तो यही आती है कि वो पूंछ नहीं था, वो पूछ था। यानी वो ऐसी जाति थी, वानर, हीमैन थे वो लोग, और उनकी पूछ थी, क्योंकि जो हीमैन है उसकी तो हमेशा पूछ होगी, आज भी होती है। तो लेकिन फिर भी अब जैसे घुटनों का प्रयोग बंद हो गया तो घुटनों का समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। कमर का प्रयोग बंद हो गया, खाली वो सीधी रखी रहती है, और या फिर विकृति उसमें आती है, गर्दन लटका के वो रहती है। आसमान के तारे देखे हुए तो बरसों बरस बीत जाते हैं। बहुत सी इस पीढ़ी में अनेक बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने आसमान के तारे देखे ही नहीं कभी, उनकी स्थितियों की तो बात ही सोचना बंद कर दें। तो वो अंग जो हैं वो परेशान होने लगते हैं, और कुछ समय बाद उनका जब प्रयोग नहीं होता तो उनमें बीमारियाँ, समस्याएं और उनका अप्रयुक्त होने की वजह से अननेसेसरी स्टिफनेस और बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसी तरह से हमारी जो कलाई है
उसका प्रयोग अब नहीं है। अब अच्छा मोटा ताज़ा बच्चा तो होता है, क्योंकि खाने पीने को खूब मिलता है, लाड़ बहुत होता है, और अनाप शनाप भी खाते हैं, इसलिए शरीर मोटा ताज़ा हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया वैसा नहीं होता है कि उसका कंबुग्रीव हो, बलिवर्द स्कंद हो, पीन वक्ष हो, कटिक्षीण हो, नितिन गुरु नितिम्ब हो, आजानुबाहु हो, बहुत कम मिलते हैं ऐसे भाग्यवान जो आते हैं कहीं मोक्षायतन योगाश्रम में, जाते हैं किसी ऐसे गुरुओं के पास जो उनको सही शिक्षा दें, सही उनको व्यायाम पद्धतियाँ सीखने को मिलें, तब हो जाता है ऐसा। असंभव कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा न होने की वजह से, क्योंकि मैंने कहा कि उंगलियों का भी प्रयोग हमने करना बंद कर दिया, हैंड राइटिंग हमारी ख़राब हो गई, बुद्धि और हाथ का जो कोरिलेशन है वो ख़त्म हो गया उंगलियों का, जिस वजह से हाथ से लिखने का नहीं रहा। अब हम टाइप करते हैं खाली। तो ऐसे ही जो कलाइयाँ हैं वो बहुत कमज़ोर हो गई, और कलाई को मजबूत किए बिना आप मजबूत नहीं हो सकते, क्योंकि हर किसी चीज़ को आप शरीर को गिरा करके तो नहीं गिराएंगे, शरीर से धक्का दे करके तो नहीं करेंगे। जब तक आपकी पकड़ मजबूत नहीं है किसी भी चीज़ पर, तब तक आप ताकतवर होते हुए भी ताकतवर नहीं हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, छोटी छोटी बातें हैं। आप देखो अपने इर्द गिर्द, कभी हलवाई की दुकान पर जाइए, वहाँ देखेंगे लड्डू बनाने वाले व्यक्ति को, वो लड्डू बनाते हैं तो हाथ को कुछ भी लेकर के, यानी वो लड्डू के लिए बेसन लेकर के उसको लड्डू को ऐसे बनाते रहते हैं, और आप देखेंगे उनकी कलाई और उनका फोर आर्म इतना मजबूत हो जाता है कि पूछो मत। गाय का आप दूध दूहते हैं सुबह दोपहर शाम, तो जो दूध दूहने वाला बच्चा है उसकी कलाई भी, बाजू भी, और उसके जो फोर आर्म भी हैं, यानी पूरा बाजू उसका बड़ा दृढ़ हो जाता है। एक बहुत बड़े पहलवान हुए भारतवर्ष में, उनका नाम था मास्टर चंदगीराम। उनकी कुश्ती थी भारत केसरी के लिए, मुझे आज भी ध्यान है। तो मेहरदीन एक बहुत तकड़ा पहलवान था। दूसरा, वो खूब मांस, अंडे, बहुत कुछ तरह का भोजन करता था, उसकी खुराक देखी थी हमने। लेकिन चंदगीराम जी मेरी तरह से साधारण घास पात खाते थे, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। लेकिन सबको ये लग रहा था कि चंदगीराम तो इससे मार खा जाएंगे और ये जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंदगीराम क्योंकि शाकाहारी थे, उनका स्टेमिना बहुत मजबूत था, और दूसरे वो एक चीज़ उन्होंने पैदा कर ली थी, वो ये थी कि उनकी पकड़ बड़ी मजबूत थी। उन्होंने शाकाहारी होने के नाते जो स्टेमिना उनका था, लंबे समय तक जूझने की ताकत, उससे उन्होंने मेहरदीन को थका दिया उछल उछल करके। मेहरदीन उसे पकड़ नहीं पाया, और फिर उन्होंने मौका देख करके मेहरदीन का हाथ पकड़ लिया, और जब मेहरदीन का कलाई उन्होंने पकड़ी है तो मेहरदीन कूदते रह गए, लेकिन उनसे कलाई छुड़ा नहीं पाए, और आखिरकार उन्होंने पकड़ करके उसको पटकी दे करके हरा दिया। बाद में उनसे जब बातचीत हुई तो चंदगीराम ने बताया कि मेरा रहस्य जो है वो ये है कि मैं रात को बोरी जो होती है ना, गेहूँ जिसमें भर करके आता है, बोरी, जूट की बोरी, कि उसको जमुना जी के पास उनका अखाड़ा है वहाँ पर दिल्ली में, तो वहाँ वो जमुना में उसको रात को भिगो देते थे। 8-10 बोरी उन्होंने डाल देनी, और सुबह 5 बजे जब अखाड़े जाते तो सबसे पहले वो उसको निचोड़ने का काम करते थे। अब तो आप घर में अपना अंडरवियर, बनियान भी नहीं निचोड़ते, कपड़े धोने की तो बात ही छोड़ दें, वो भी वॉशिंग मशीन कर देती है काम, सुखा भी वही देती है। आप बड़े खुश हैं कि आपके पास कंफर्टेबल सिस्टम है, लेकिन आप बड़े अभागे हैं, क्योंकि परमात्मा ने जो शरीर आपको काम करने के लिए दिया था, पुरुषार्थ के लिए दिया था, उसको आप इस्तेमाल ही नहीं करते। ये भगवान का अपमान है। तो हाथ से काम करना, मैंने कहा कि कपड़े निचोड़ना, बोरी निचोड़ना, लड्डू तो आप नहीं बनाएंगे रोज़, क्योंकि फिर तो और ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा आपका। लेकिन हाँ, अखबार की रद्दी आपके यहाँ पड़ी होगी, तो अखबार का एक पन्ना पकड़िए, उसको एक ही हाथ से उसको पकड़िए, थोड़ी देर में वो इतने बड़े पन्ने से वो छोटा सा हो जाएगा गोला, फिर कब्जा करते रहिए, चलाते रहिए, और उसके बाद वो छोटी सी गोली बन जाएगी, उसको आप करते रहिए ऐसे। तो आप दिन में 2 बार भी अगर इस काम को करेंगे और रोज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी कलाई में, आपके उंगलियों में,
आपके फोरआर्म में, आपके कंधे तक का जो पूरा शरीर है उसमें एक विशेष तरह का बल जो है वो डेवलप हो जाएगा। है ना बढ़िया नुस्खा? कहीं जिम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस काम को घर में करिएगा और आप देखेंगे कि आपकी हाथ का कोरिलेशन आपके ब्रेन के साथ किस प्रकार से मिलता है और इसकी जो ग्रिप है वो आपके ब्रेन की ग्रिप से कोरिलेट हो जाएगी। मतलब आपकी पकड़ मजबूत होगी, आप होल्ड कर सकेंगे किसी भी चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी कलाई और ही नहीं सिर्फ बाजू भी इतने से काम से बहुत अच्छा हो जाएगा। 3 बातें मैंने बताई। पहली चीज़ ये कि आप निचोड़ने का काम करें, इससे बोरी निचोड़ें तो उसका निरंतर, लेकिन रोज़ होना चाहिए अभ्यास। ऐसा नहीं कि मैंने 3 दिन निचोड़ी फिर मेरी कलाई दुखने लगी। ये एक ऐसा है कि क्योंकि कभी मेहनत तो की नहीं, तो जब भी कुछ करना पड़ता है तो हड़ताल कर देता है शरीर। ऐसा नहीं, संकल्पित। मैंने कहा अगर हम भगवान का सम्मान करते हैं तो भगवान के दिए हुए जो वरदान हैं उनका हमें सदुपयोग करना सीखना चाहिए। निचोड़ने का अभ्यास करें, और घर में अगर गाय है तो बहुत भाग्यवान हो, नहीं तो गौशाला में जा कर के सेवा करो ना। कुछ ऐसे थोड़ी है कि हम लोग गोग्रास निकालते हैं जाके उसको रोटी डालाते हैं, इतने से गाय खुश नहीं होने की है। तो गाय की सेवा, फिजिकल सर्विस, उससे बहुत सारे और भी बेनिफिट आपको मिलेंगे। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, अनेक रोगों का नाश हो जाएगा, वो करेंगे। और साथ ही मैंने कहा कि वहाँ जा कर के जब सेवा करोगे तो वो गौशाला वाले कहेंगे दूध भी निकालो बेटा, तो दूध निकालने का अभ्यास करिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। और वो नहीं कर पाते तो फिर आप अखबार, तो जो अखबार रद्दी है, कोई भी पुराना कागज़ है, उनका जो है अपना 15-20 मिनट ये काम करना है कि हमें उसको मुट्ठी बनानी है और उसका लड्डू बनाना है। छोटी सी गोली बन जाएगी तो भी करते जाइए। और आप दिन में 2-3 बार जब भी मौका लग गया तब इस काम को करिएगा, और फिर देखिएगा कि कितना शक्ति संपन्न हो गया है आपका हाथ। क्योंकि जिसका हाथ मजबूत है, कहते हैं ना उसके हाथ तो बहुत मजबूत है भाई, उसको छेड़ना ठीक नहीं है। तो गात मजबूत हो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हाथ मजबूत हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत खुश रहिए।